Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M.Laxmikant. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था राइट टू इक्वालिटी के बारे में. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में. शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो. मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई-गुरुकुल NCERT स्टफ. राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स. आर्टिकल 19 सारे सिटीजन को 6 राइट्स देता है, जिसमें पहली है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसे हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं. जिसमें दूसरी है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, जिसे हम बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता कहते हैं. जिसमें तीसरी है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसका मतलब है संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता. जिसमें चौथी है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब पूरे भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता. पांचवी है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता. और छठी है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जिसे हम व्यवसाय की स्वतंत्रता कहते हैं. पहले आर्टिकल 19 7 राइट्स कंटेन करता था, बट राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने डिलीट कर दिया. ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका तात्पर्य है कि हर सिटीजन के पास अपने व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ और कन्विक्शंस फ्रीली एक्सप्रेस करने का हक है. ये सिटीजन्स अपने माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, freedom of silence, right against imposition of pre-censorship on the newspaper, right to demonstration or picketing but not right to strike. स्टेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फॉरेन स्टेट से फ्रेंडली रिलेशंस के लिए, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन के लिए. फ्रीडम ऑफ असेंबली, हर सिटीजन के पास राइट है कि वो शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर भी एकत्रित हो सकता है. इसके अंदर पब्लिक मीटिंग को होल्ड करने का राइट आता है, डेमोन्स्ट्रेशन और जुलूस निकालने का राइट आता है. ये सब पब्लिक लैंड पर और पीसफुली विदाउट आर्म किया जाना चाहिए. ये प्रोविज़न वायलेंट, डिसऑर्डरली, रियोटियस असेंबलीज, उपद्रवी सभा और पब्लिक पीस का वायलेशन और जो आर्म्स को इन्वॉल्व करता है, इनको प्रोटेक्ट नहीं करता है. ये राइट स्ट्राइक को भी इंक्लूड नहीं करता है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 के अंदर एक मजिस्ट्रेट किसी भी असेंबली, मीटिंग या प्रोसेशन पर पाबंदी लगा सकता है अगर वहां पर ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा हो या दंगे होने का खतरा हो. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 141 5 या उससे ज्यादा लोगों की गैदरिंग को अनलॉफुल मानती है अगर उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी लॉ या लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का विरोध करना हो, किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो, कोई भी मिसचीवियस एक्टिविटी करना हो, किसी पर्सन को इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स करना हो, गवर्नमेंट या उनके ऑफिशियल्स को उनकी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए थ्रेटन करना हो. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सारे सिटीजन्स के पास एसोसिएशंस या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का राइट है. ये इंक्लूड करता है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस. ये सिर्फ एसोसिएशंस को ही स्टार्ट करने की राइट नहीं देता है, ये उसे कंटिन्यू करने की भी राइट देता है. इस राइट के एक्सरसाइज के लिए स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए. लॉफुल ऑब्जेक्टिव और पर्पस के लिए सिटीजन्स के पास कंप्लीट लिबर्टी है कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेड यूनियंस के पास इफेक्टिव बार्गेनिंग या स्ट्राइक करने का राइट या लॉकआउट डिक्लेयर करने का कोई भी गारंटीड राइट नहीं है.
राइट टू स्ट्राइक को किसी भी अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ से कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हर सिटीजन को इंडियन टेरिटरी में फ्रीली घूमने का राइट देता है। कोई भी सिटीजन इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जा सकता है और वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी मूव कर सकता है। ये दिखाता है कि इंडिया एक है। स्टेट के पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने के दो रीजन हो जाते हैं। पहला जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट में है। ट्राइबल एरियाज में आउटसाइडर्स की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है सो दैट कि उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर कहा है कि प्रोस्टिट्यूट्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरल्स के ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एड्स से अफेक्टेड पर्संस के मूवमेंट पर वैलिडेट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, हर सिटीजन के पास कंट्री की टेरिटरी में रहने और सेटल होने की राइट है। इस राइट के दो पार्ट हैं। पहला, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, जिसका मतलब है किसी भी प्लेस पर टेम्पररी स्टे करना। दूसरा, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, जिसका मतलब है किसी भी प्लेस पर घर बसाना परमानेंटली। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, सारे सिटीजन्स के पास किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का राइट है, किसी भी ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन करने का राइट है और किसी भी ट्रेड और बिजनेस को करने का राइट है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लेनी होगी। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना होगा और इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। स्टेट सिटीजन के एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री कैरी ऑन कर सकती है। सो स्टेट अगर सिटीजन्स के लिए किसी भी ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री का एग्जीक्यूशन कर रहा है तो इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। अगर स्टेट मोनोपोली भी क्रिएट कर रहा है तब भी स्टेट को अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड के नाम पर वुमेन या चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ड्रग्स या एक्सप्लोजिव का ट्रेड करने पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। या फिर लाइसेंसिंग के थ्रू आप ड्रग्स या एक्सप्लोजिव का ट्रेड कर सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20 एक्यूज्ड पर्सन को आर्बिट्रेरी और एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट से प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो या लीगल पर्सन जैसे कंपनी या कॉर्पोरेट हो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी व्यक्ति को बस उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी सजा का प्रावधान उस समय उस नियम को तोड़ने पर करा गया हो जो उस व्यक्ति विशेष ने तोड़ा हो, और किसी भी व्यक्ति विशेष पर उतना ही दंड लिया जाएगा जितने दंड का प्रावधान उस समय पर उस नियम को तोड़ने पर लिया जाता हो जो उस व्यक्ति विशेष ने तोड़ा हो। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जितना बोओगे उतना ही काटोगे। नो डबल जियोपार्डी, एक व्यक्ति को उसके गुनाहों की सजा बस एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक गुनाह के लिए 2 या 3 बार सजा दी जा रही हो। नो सेल्फ इंक्रिमेशन, किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए गुनाह के लिए खुद ही के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। अब मैं आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंस समझाता हूँ। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का लॉ बनने का प्रोसीजर होता है, पहले लोकसभा से पास होना, फिर राज्यसभा से पास होना और फिर प्रेसिडेंट उसको स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये पूरा प्रोसीजर सही है या नहीं, इसे चेक करने को हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो इंडिया में है। और इस बिल के एक्ट बनने के बाद ये चेक करना कि बिल में जो भी सारे प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं वो सही है या नहीं, और उसके बाद यह भी चेक करना कि जो पूरा प्रोसीजर इस बिल को एक्ट बनने में यूज हुआ है वो सही है या नहीं। इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका में है। सो इंडियन कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता है। सो आर्टिकल 21 के अंदर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा गया है
उसका मतलब है कि अगर किसी आदमी को मौत की सज़ा होती है तो कोर्ट यह चेक कर सकता है जो प्रोसेस सज़ा देने का था वह सही था या नहीं। यहाँ कोर्ट यह नहीं चेक कर सकता कि उसे मौत की सज़ा क्यों मिली या उसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं। सो एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर में ही किसी व्यक्ति की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस के आने के बाद आर्टिकल 21 का काफ़ी बड़ा इंटरप्रिटेशन दिया है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, right to decent environment including pollution free water and air and protection against hazardous industries। So इंडिया में तो मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल है। right to livelihood, right to privacy भी इसी के अंदर में आता है। right to shelter, right to health, right to free education up to 14 year of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospitals, right not to be driven out of a state, right to fair trial, right of prisoner to have necessities of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information। सो जो RTI एक्ट है वो भी आर्टिकल 21 के अंडर में ही आता है। right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to social security and protection of the family, right to social and economic judgment and empowerment, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity। सो ये सारे प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 21 के अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 21 ये कहता है कि गवर्नमेंट 6 से लेकर 14 साल के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये प्रोविज़न 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन को राइट टू लिव के अंडर में रिकॉग्नाइज किया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 सभी लोगों को अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। डिटेंशन 2 टाइप की होती है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है कोई भी ऑफेंस करने के बाद जो पनिशमेंट कोर्ट में दोषी करार होने के बाद मिलती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है बिना किसी कोर्ट में ट्रायल के हिरासत में ले लेना। ये कुछ ऐसा है कि किसी को भी क्राइम करने से पहले हिरासत में ले लेना सो दैट कि वो क्राइम ना कर पाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप एक प्रिकॉशनरी मेजर मान सकते हैं। ये बेसिकली एक सस्पेंस के बेसिस पे होता है कि हम किसी को भी हम सस्पेक्ट मान सकते हैं कि क्या पता ये क्राइम करेगा, तो उसे पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू आप अरेस्ट कर सकते हो। आर्टिकल 22 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ऑर्डिनरी लॉ के केसेस को डील करता है और सेकंड पार्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस से डील करता है। पहले मैं आपको आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताता हूँ। ये उस पर्सन की राइट है जो ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में अरेस्ट हुआ हो। उस व्यक्ति के पास राइट है कि उसे बताया जाए कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उस व्यक्ति को अपने लिए एक वकील करने का राइट है। उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उसे छोड़ना होगा अगर मजिस्ट्रेट उसकी हिरासत को आगे नहीं बढ़ाता है। सो ये सेफगार्ड एनिमी एलियंस को नहीं मिलते हैं और जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में अरेस्ट हुआ हो उसे भी ये सेफगार्ड्स नहीं मिलते हैं। अब आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट के ऊपर हम नज़र डाल देते हैं। ये उस व्यक्ति के लिए हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में अरेस्ट हुआ हो। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा ऐसे जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि एक एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट न आए कि उस व्यक्ति की सज़ा और बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, और एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। उस व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि उसे किस कारण गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो फैक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है वो नहीं बताए जाने चाहिए।
उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन रखे। जितने भी टेररिस्ट अरेस्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर में अरेस्ट किए जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 जो 1969 में एक्सरसाइज हो गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 जो 1978 में रिपील किया गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ 1985, ये 1995 में रिपील किया गया। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002, ये 2004 में रिपील किया गया। गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को राइट टू फ्रीडम को समझने में हेल्प हुई होगी। हमारा राइट टू फ्रीडम का पार्ट यहीं पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।